तो अब तक देखा था हमने टर्गर प्रेशर के बारे में। टर्गर प्रेशर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो टर्गर प्रेशर होता क्या है, जब ऑस्मोसिस होता है तो ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, पानी अंदर आएगा सेल के अंदर। ठीक है, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई इसकी। बाहर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक का क्या मतलब, सेल से कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। तो अगर बाहर कम कंसंट्रेशन है, अंदर ज़्यादा है, तो क्या होता है, पानी अंदर आएगा। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, जब पानी अंदर आएगा तो ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो सेल वॉल है, सेल वॉल तो रिजिड होती है। तो सेल वॉल की रिजिड होने की वजह से जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, उसमें पानी ऐड होता जा रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, चलो उस प्रेशर का तो कुछ नहीं होगा, पर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, इतना तो समझ आ रहा है ना। ऐड होगा पानी, वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, तो फिर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फोर्स लगाएगी सेल वॉल पे, ऐसे। वो थोड़ा मतलब कि मान लो ये सेल वॉल है, ये वाला सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जैसे जैसे पानी अंदर आता जाएगा वो ऐसे से आएगी और फिर इस पर फोर्स लगाने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। कौन लगा रहा है, ये कौन है, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे कौन लगा रहा है, उसका प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो कि फोर्स लगाता है किसके ऊपर, सेल वॉल पे। ठीक है, किस पे फोर्स लगा रहा है, सेल वॉल पे। इसी फोर्स को, क्योंकि एरिया है तो प्रेशर आ जाएगा, फोर्स लगा रहा है कौन, सेल मेम्ब्रेन, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, और कुछ ना कुछ एरिया है किसका, सेल वॉल का, तो प्रेशर आ गया। इस जो प्रेशर लगा प्रोटोप्लाज्म की वजह से सेल वॉल के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्गर प्रेशर। तो ध्यान से याद रखना, टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म में लगाता है। प्रोटोप्लाज्म किसके ऊपर लगाएगा, सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। चलो देखते हैं, अब सेल वॉल पे लगा रहा है तो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर समझ आ गया होगा। तो टर्गर प्रेशर फिर से बता देता हूँ, टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब ओस्मोसिस होता है, पानी का एक्सचेंज होता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है ना। अब हम देखते हैं टर्गर प्रेशर के क्या क्या केस हो सकते हैं। उसी प्रेशर जो लगाया ना सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ने लगाया किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, टर्गर प्रेशर। क्यों लगा, क्योंकि ओस्मोसिस हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं। टर्गर प्रेशर पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। देखो अब ध्यान से देखना, कुछ याद करने का है ही नहीं इसमें। इसका मीनिंग समझ आ गया अगर, तो ये भी समझ आ जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या था, जो प्रोटोप्लाज्म ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। प्रोटोप्लाज्म ने सेल वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको हम बोल रहे थे टर्गर प्रेशर। मतलब फोर्स अपॉन एरिया कर दोगे तब ना प्रेशर आएगा, फोर्स को थोड़ी प्रेशर बोलेंगे। तो टर्गर प्रेशर किसको बोला हमने, प्रोटोप्लाज्म ने सेल वॉल के ऊपर फोर्स लगाया। समझ आ रहा है। तो सेल वॉल के ऊपर पहले तो ये बताओ कि फोर्स लगेगा कैसे, इसी डायरेक्शन में लग सकता है क्या, इस डायरेक्शन में लग सकता है, हाँ लग सकता है, वो नेगेटिव का केस हो जाएगा, पर हम पॉजिटिव इस डायरेक्शन को मान रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही यही है बाय डिफ़ॉल्ट। प्रोटोप्लाज्म ने सेल वॉल पे कितना फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में हो गया ना, इसलिए हमने इस वाले को पॉजिटिव माना। इस वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव कब कब होगा, जब फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन जब सेल वॉल पे फोर्स लगा रही होगी तो पॉजिटिव, जब फोर्स नहीं लगा रही होगी, जब फोर्स नहीं लगा रही होगी तो टर्गर प्रेशर कितना हो गया,
प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स जीरो, प्रेशर जीरो, जीरो। ठीक है, तो ट्रिगर प्रेशर जीरो। नेगेटिव कब? नेगेटिव तब होगा जब सेल वॉल पे फोर्स लगाने के बजाय वो उसको खींच रही हो, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल देखो, तीनों को समझाता हूँ अभी कैसे कैसे होता है। देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल पे इस तरफ को फोर्स लगाए, मतलब उसको खींचे। यहाँ पे उसको पुश कर रही है, यहाँ पे उसको पुल कर रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये तीन केस बनते हैं, तीनों को ढंग से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पहला केस कब होगा? जब हम सेल को कहाँ रखेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये समझ भी आता है, देखो कैसे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या मतलब कि जो अंदर का जो सेल का सॉल्यूशन है, सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है उससे कम कंसंट्रेशन बाहर की है। अगर कम कंसंट्रेशन बाहर की है तो कम से ज़्यादा की तरफ क्या मूव करता है? पानी। तो पानी यहाँ आएगा, पानी यहाँ आएगा तो अंदर की तरफ प्रेशर बिल्डअप होगा, वो प्रेशर यहाँ पे ऐसे करके फोर्स लगेगा, जैसा हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो हम इस केस को डिस्कस कर रहे थे इसमें, इसका डेफिनेशन समझते वक्त। ठीक है, तो इस केस में तो भैया सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल पे फोर्स लगा रही है, वो भी इस डायरेक्शन में। मतलब कि देखो, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर पुश कर रही है, इसको समझो। पुश हो रहा है ना, कोई चीज़ पुश की जा रही है, तो पुश वाला जब आएगा तो पॉजिटिव, मतलब कि टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। समझ आया? चलो ठीक है। इस वाले केस, ये वाला केस कब होगा? चलो इस वाले को देखो पहले। इस वाले केस में क्या होगा? अगर हमने जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो सेल है आपका, उसको क्या किया? उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक मतलब सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन उसके मीडियम की है जिसमें सेल रखा गया है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा कंसंट्रेटेड है इससे। तो होगा क्या? पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अच्छा, जब पानी कम होने लग जाएगा तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से समझ आएगा कि वाटर में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब कि प्लांट में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वाटर का। तो देखो ध्यान से, होगा क्या? ये सेल थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो है इसका सिकुड़ जाएगा क्योंकि पानी इसका कम होता जा रहा है। सेल वॉल तो वैसी ही रहेगी, सेल वॉल रिजिड होती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। पानी बाहर निकल चुका है, चलो ठीक है। अब होगा क्या? ध्यान से देखना, क्या ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है? पुश हो रहा है? नहीं, पर पुल हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, ये जो है सेल मेम्ब्रेन अब इसको पकड़ करके रखना चाहती है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम ही खुली है, मतलब वो देखो ध्यान से सुनना, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इनिशियली जब हमने उसके अंदर पानी ऐड किया था, हाइपोटोनिक जब में रखा था हमने उसको, तो पानी अंदर आ रहा था और ये इसकी तरफ आ रहा था और ये इसको पुश कर रहा था। ठीक है, अब ये इसको दूर जा रहा है, अंदर एक वैक्यूम टाइप का बन रहा है। वैक्यूम नहीं बन रहा, पर एक खिंचाव टाइप का बन रहा है, मतलब कि ये दूर जाए जा रहा है तो इसको खींच रहा है अपने साथ साथ। ये वाला इसको खींच रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है। दूर कहाँ जा रहा है? ये सिकुड़ता जा रहा है, तो वो उसको खींचता जा रहा है। तो इस बार जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसको पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है। समझ आया? ये वाला जो है सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म पूरा अब सेल वॉल को पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है। तो इस पुल वाले को क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर क्या हो गया? नेगेटिव। अब ये मिडल केस को देखो, अब तो ये समझ आ गया होगा कि मिडल केस कब होगा। मिडल केस तब होगा जब सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्रोटोप्लाज्म ना ही पुश करे ना ही पुल करे, तो टर्गर प्रेशर जीरो आएगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। आइसोटोनिक का मतलब, आइसो मतलब सेम, टोन मतलब कंसंट्रेशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, टोन मतलब कंसंट्रेशन। हाइपो मतलब लेस, टोन मतलब कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन बाहर था, अंदर ज़्यादा। आइसोटोनिक सेम, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, आइसो सेम, तो मतलब जो अंदर की कंसंट्रेशन है वही बाहर की कंसंट्रेशन है। यहाँ हाइपर, हाइपर का मतलब बाहर ज़्यादा है। टोनिक कंसंट्रेशन मतलब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर से। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक में क्या होगा? दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो नेट पानी का मूवमेंट जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि पानी मूव नहीं करेगा, मैंने बताया था ऑस्मोसिस में कि पानी दोनों तरफ मूव करता है, पर जिस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उस तरफ को पानी ज़्यादा मूव करता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है तो दोनों तरफ इक्वल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो नेट पानी क्या रहा? जीरो।
इस कंडीशन में, इस सेल की कंडीशन में क्या बोलते हैं, नेट पानी का मोमेंट जीरो है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। इस वाले को क्या बोला था हमने, प्लाज्मोलाइज्ड। इस वाले को क्या बोला था, टर्गिज, टर्गिड। ठीक है, तो समझ आ रहा है, जब पानी अंदर आ गया तो सेल बन गया टर्जिड, और जब सेल का पानी का मोमेंट जीरो है तो उसको फ्लैसिड बोलते हैं, और जब सेल से पानी लिया जा रहा है तो उसको प्लाज्मोलाइज बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन में या प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है, फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो होता है, और टर्गिड सेल में टर्गर प्रेशर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर फुल जितना पानी अंदर आ सकता था उतना आ गया है, मैक्सिमम है, तो टर्गर प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाएगा, पॉजिटिव में मैक्सिमम। इधर पूरा का पूरा पानी अगर निकाल दिया है तो वही मैक्सिमम हो जाएगा, कब, नेगेटिव में मैक्सिमम, मतलब कि मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैसिड मतलब टर्गर प्रेशर जीरो। तो समझ आया तीन केस। तीन केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको ढंग से समझेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा चलो बता ही रहा हूँ तो इसे बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है, इसका क्या फ़ायदा है, पहले तो इसको देखते हैं। देखो होगा क्या, जब पानी अंदर आएगा और सेल के ऊपर फोर्स लगेगा, ये पुश हो रहा था ना, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को पुश कर रही थी, तो पुश करेगी, पुश करने से क्या होगा, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहेगा, ज़्यादा पुश पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ काम करते हैं, उसमें अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, तो क्या होता है, अपनी लिमिट्स पुश हो जाती है मतलब कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेबल हो जाते हैं। तो वैसे ही सेल भी क्या करेगा, जब हम उस पे सेल के सेल वॉल पे फोर्स लगाएगा, कौन, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि प्रोटोप्लाज्म, तो होगा क्या, फोर्स लगेगा तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो जितने भी सेल का साइज़ इंक्रीज़ करने के केस आते हैं ना, कि सेल बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ का कारण ये होता है। ठीक है, समझ आया ना, टर्गर प्रेशर, पॉजिटिव टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ सेल। ठीक है, चलो देखते हैं। और बाकी इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, अभी इसको बस याद कर लो कि फ्लैक्सिड कंडीशन में टर्गर प्रेशर जीरो होता है, फ्लैक्सिड कब होता है, जब आइसोटोनिक में होता है। इसको देखते हैं ध्यान से, ये काम आएगा। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर नेगेटिव का मतलब समझो, और एक और चीज़ टर्गर प्रेशर के बारे में बताता हूँ। टर्गर प्रेशर मेरे, एक चीज़ ध्यान दिया, पॉजिटिव कब था, जब जो सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे पुश कर रही थी। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये अगर फोर्स लगा रही है, इसके बीच में अगर पानी का कोई मॉलिक्यूल आ गया तो उसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा। देखो फिर से बताता हूँ, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे फोर्स लगा रहा था, कब, जब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था। तो प्रोटोप्लाज्म जो था वो सेल वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा था, पुश कर रहा था उसको, तो हमने कहा था कि टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ कि अगर दो चीज़ें मैं पुश कर रहा हूँ, सेल वॉल परमिएबल होता है, ये तो हमको मालूम है, उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों पास हो जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, अब ये सोचो कि मान लो इसके अंदर बड़े बड़े छेद हैं ऐसे करके, और मैं नीचे से पुश करता आ रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे छेद हैं, और ये वाले बड़े बड़े छेद हैं जिसमें से सब पास हो जाते हैं। तो नीचे वाले से मैं पुश करता आ रहा हूँ, तो क्या जो भी इसके बीच में होगा, जो भी इसके बीच में होगा कंटेंट, यहाँ पे जो होगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो वो क्या पुश होकर यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। समझ आता है, ऐसे करके मैं दबाऊंगा यहाँ से, जो भी होगा इसके अंदर वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही होता है सेम, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। सेल वॉल जो है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये जब पुश करेगा तो अंदर के जो भी पानी के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। समझ आया, कुछ समझ आया। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं ना, कब, जब टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, जब टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है तो पानी बाहर जा रहा है, कहाँ, जो इनके बीच में, अंदर वाला नहीं, अंदर से तो अंदर ही आ रहा है ऑफकोर्स, ये तो मालूम है अंदर आ रहा है, पर जो इनके बीच में होगा वो बाहर जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टर्गर प्रेशर होता है वो पानी को बाहर निकालने का काम करता है। समझ आ रहा है कुछ।
मतलब कि ये पूरा जो सेल था, सेल से तो बाहर निकल दिया ना उसने, सेल के अंदर आता है। ये सेल मेम्ब्रेन थी, जो भी इसके अंदर पानी था बीच बीच में, उसको इसने पुश करके बाहर निकाल दिया सबको। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। देखो इसको पानी बाहर ले देते हैं, अभी काम आएगा ये डीपीटी के कंसेप्ट में। ठीक है, पानी को बाहर निकालता है। अच्छा, अब टर्गर प्रेशर अगर नेगेटिव है तो ये समझ आ गया होगा अपने आप कि टर्गर प्रेशर जब पॉजिटिव था तो पानी को बाहर निकालना चाहता था, टर्गर प्रेशर जो नेगेटिव हो गया तो पानी को अंदर लेगा। देखते हैं कैसे लेगा। ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ आपका प्रोटोप्लाज्म आ गया, ये पूरा सेल हुआ। ठीक है, अब होगा क्या, ये अंदर आ रहा है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के ऊपर पुश नहीं कर रहा, पुल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कि उसको खींच रहा है। खींच रहा है पर खिंचाएगा तो है नहीं, तो उस जो जब वो खिंचाएगा तो होगा क्या, ये देखो इसको ध्यान से, कि मान लो यहाँ पे एक पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये कोई भी चीज़ देखी भी होगी, जब पिस्टन जो होता है, मान लो कि दो पिस्टन होते हैं, उनको ऐसे करके खींचते हैं तो बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको भी खींचा जाता है वो। तो होगा क्या, जब ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, जब सेल मेम्ब्रेन इस साइड को आएगी, मतलब कि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो होगा क्या, ये तो मूव नहीं करेगा, ये तो रिजिड होता है। तो होगा क्या कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि इसके साथ अटैच हैं, किस फोर्स से, एडहेसिव फोर्स से। इस पे 2021 में नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो होता क्या है कि एडहेसिव फोर्स जो होती हैं, देखो अपने गोंद के ऐड में देखा होगा कि एडहेसिव होता है। ठीक है, एक होती है, दो फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिटवीन सेम कुछ भी, बिटवीन सेम पार्टिकल, बिटवीन सेम ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन सेम, मतलब कि दो सेम होने चाहिए, उनके बीच में जो फोर्सेज है उनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेज। एडहेसिव फोर्सेज अब समझ आ गया होगा, जब ये दोनों सेम के बीच में है तो ये डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देखो सेल वॉल है, एक तरफ वाटर है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, सोचो एक बार। कोहेसिव या एडहेसिव, एक तरफ सेल वॉल है, एक तरफ वाटर है, तो ये डिफरेंट हो गए, मतलब कि एडहेसिव फोर्सेस। तो वाटर और जो सेल वॉल है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जो कि वाटर को अच्छी तरह से रिटेन कर सकता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस होती है। किसके बीच में, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल और पानी के मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्सेस होती है। अब ध्यान से देखना कि ये पानी का जो मॉलिक्यूल है, इस वाले पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, ये इस तरफ तो इसको खींच रहा है कौन, सेल वॉल, ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस। ये वाला सेल वॉल जो है वो इस पानी के मॉलिक्यूल को खींच के रखा हुआ है, तभी तो ये चिपका हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स है, और ये वाला इसको खींच रहा है। तो मतलब कि हम सेल वॉल की बात करें तो ये पानी के मॉलिक्यूल को इस तरफ को, अपनी तरफ को खींच रहा है एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, किनके बीच में होता है एडहेसिव फोर्सेस, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट पार्टिकल, कुछ भी अगर डिफरेंट है तो उसमें एडहेसिव फोर्सेस, अगर सेम के बीच में है तो कोहेसिव फोर्सेस। तो सेल वॉल और पानी के बीच में एडहेसिव फोर्सेस हैं, वो सेल वॉल इस पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ सेल वॉल है, और ये जो है, हमने इसको जूम कर दिया अच्छे से, और ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स लग रहा है, जो कि सेल वॉल लगा रहा है किसके ऊपर, इस सेल मेम्ब्रेन लगा रहा है, मतलब प्रोटोप्लाज्म लगा रहा है सेल वॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में। तो पानी के ऊपर भी इस डायरेक्शन में लगेगा, जो भी आएगा उसकी इस डायरेक्शन में लगेगा, जैसे यहाँ पे बीच में सब आ रहे थे उसमें इस डायरेक्शन में लग रहा था, वैसे यहाँ पे जो भी आएगा बीच में उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस पानी के मॉलिक्यूल पे इस तरफ को ये फोर्स लगेगा, ये किसकी वजह से है, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर लिख दो इसको। अब ध्यान से देखना, एक रस्सी होती है मैकेनिक्स में, रोप जो होती है, कुछ भी रोप होती है, तो रोप में टेंशन होता है। अगर रोप को मैं ऐसे खींचता हूँ, एक तरफ से फोर्स लगाता हूँ, एक तरफ से इस तरफ को फोर्स लगाता हूँ, तो इसके बीच में टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, इसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप्स। समझ आया, सेम एग्जैक्टली इसके साथ होता है, इसमें भी टेंशन डेवलप होगा। इस पानी के मॉलिक्यूल पे टेंशन होगा भाई, एक कह रहा है इधर आओ, एक कह रहा है इधर आओ, टेंशन नहीं होगा।
आप 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कभी एक कहता है, मान लो एक टीचर के पास जाते हो, एक टीचर कहता है कि ये वाला टेस्ट दो, दूसरे टीचर के पास जाते हो, वो कहता है ये वाला टेस्ट दो, वो नहीं। जैसे स्कूल और कोचिंग का वो लफड़ा होता है, स्कूल में कोई और टेस्ट चल रहे हैं, कोचिंग में कोई और टेस्ट चल रहा है, तो क्या होता है, टेंशन डेवलप होता है ना माइंड में। सेम ऐसे ही होगा, एक तरफ कह रहा है कि इधर आ जा, एक तरफ कह रहा है तू इधर रह। क्या होगा इसके बीच में, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है वो अंडर टेंशन है, बहुत टेंशन होगी बंदे को, ठीक है। तो अब अगर मैं बाद में यूज़ करूँगा वर्ड कि जो पानी के मॉलिक्यूल है वो अंडर टेंशन है, तो टेंशन का मतलब समझ जाना कि टर्गर प्रेशर नेगेटिव होगा, और एक एडहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में, टर्गर प्रेशर इस डायरेक्शन में, पानी के ऊपर आया टेंशन। समझ आया? चलो ठीक है। अब 2 और टर्म्स हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर समझ आ गया होगा ढंग से। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और एक और होता है वॉल प्रेशर, ठीक है। उसको देखते हैं क्या होता है। तो देखो एक चीज़ है जो याद रखने वाली है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड कर रहे हैं। आंसर सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब ध्यान से देखना एक बार, एक चीज़, जो टर्गर प्रेशर था वो क्या था कि जो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, यही है ना। तो हमने पढ़ा है कि न्यूटन का तीसरा लॉ, अगर किसी के ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा तो वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा भी उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, है ना। क्योंकि सेल वॉल मूव नहीं कर रही है, मैंने कहा ना कि सेल वॉल मूव नहीं करती है, सेल वॉल मूव नहीं कर रही, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी सेल वॉल मूव नहीं कर रही है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर, जो कि वॉल लगाता है किसके ऊपर, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। तो फिर से ध्यान से रखना, एक यहाँ पे सेल वॉल, एक यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो सेल वॉल पे लगाता है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, जो वॉल लगाता है प्रोटोप्लाज्म पे उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा कितना लगाएगा, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना न्यूटन का तीसरे लॉ में। तो टर्गर प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वॉल प्रेशर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगेन वही देखो, टर्गर प्रेशर इस डायरेक्शन में, वॉल पेपर नहीं है, वॉल क्या है, वॉल प्रेशर, तो वॉल प्रेशर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम होगा, पर डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मतलब कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वॉल प्रेशर, और इसका वो भी वैसे वर्सा भी सही है, मतलब कि वॉल प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टर्गर प्रेशर। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, समझ आया। याद रखने वाला वैसे है कि समझ गए तो याद रह सकता है। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उनके साथ भी सेम सीन है, ये कोई अंतर नहीं है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, किस में, मैग्नीट्यूड में। और इसका क्या मतलब होता है, जो मोड लगा दिया इसका मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या वाइस वर्सा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये 3 चीज़ें और याद रखनी है, मतलब ये याद रखने वाला है, ठीक है। तो वॉल पेपर फिर से बोल रहा हूँ, वॉल प्रेशर, ठीक है। तो वॉल प्रेशर समझ आ गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर ये पहले बता चुका था, इन दोनों में रिलेशन हमने देख लिया। डीपीडी का कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि डिफ्यूज़न क्या होता है, पहले तो ये मैं रिवाइज करवाया था एक बार। डिफ्यूज़न क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट होती है उसी को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल पार्ट है इम्बाइबिशन, डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल एस्पेक्ट है कौन सा, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होती है, मूवमेंट। मूवमेंट क्यों हो रही है, हमने कुछ मूवमेंट नहीं करवाई है, हमने कुछ नहीं किया, मूवमेंट क्यों हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। मूवमेंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न, समझ आया। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट हो क्यों रही है, इसको भी देखते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट हो रही है, ये तो हमको मालूम है, उसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। मूवमेंट हो क्यों रही है इसको देखते हैं।
ग्रेडियंट होने पे ऐसा क्या हो गया जो मूवमेंट होनी पड़ी? चलो मान लो ये कमरा है, एक ये रूम है, इस रूम के अंदर मैंने नॉर्मल पार्टिकल ऐसे थे, मैंने यहाँ पे एक न्यू परफ्यूम मान लो कि जो इस रूम में पहले नहीं था, मैंने यहाँ पे एक छिड़का, ठीक है, स्प्रे किया, तो यहाँ पे इनिशियली ज़्यादा होंगे। अच्छा, पार्टिकल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? सोचो। ऑफ कोर्स पार्टिकल जब ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो हमको मालूम है हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, तो हाई टू लो मूवमेंट होगा। तो ये धीरे 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 पार्टिकल सब जगह फैल जाएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से हट के ये पूरे हो जाएंगे। समझ आया? इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। तो ये हुआ क्यों? प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर का ग्रेडियंट क्यों था? क्योंकि कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट था। अब इस प्रेशर को, जो मैंने बोला ना यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न प्रेशर। इसकी वजह से डिफ्यूज़न हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर कम था, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट हुआ पार्टिकल का। चलो ठीक है, अब देखते हैं DPD, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसको देखो। तो ये इसकी डेफिनेशन है, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूज़न प्रेशर में कमी, वर्ड से तो हमको ये पता चलता है, अब आगे देखते हैं क्या इसका मीनिंग है। डिक्रीज इन डिफ्यूज़न प्रेशर, डिफ्यूज़न प्रेशर में कमी आई, क्यों आई? ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ओवर इट्स प्योर स्टेट ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या मतलब है भाई? कुछ तो समझ नहीं आया, देखते हैं क्या है। तो असली में हुआ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगेन एक कमरा है, ये भी एक कमरा है, दोनों में सेम एयर के पार्टिकल है जैसे होते हैं नॉर्मल। इस कमरे में मैंने मान लो कि यहाँ पे एक परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने परफ्यूम स्प्रे किया वो प्योर था, मतलब कि उस कंटेनर में जिसमें परफ्यूम होता है उसमें प्योर परफ्यूम था, कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं थी, या फिर वो सॉल्यूशन नहीं था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो सॉल्वेंट था। प्योर है ना, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इस कमरे में हमने जो परफ्यूम ऐड किया यहाँ पर वो सॉल्वेंट था। डायरेक्ट हमने सॉल्वेंट जो परफ्यूम था उसको हमने डिस्पर्स किया, मतलब कि स्प्रे किया। तो यहाँ इस कोने पे हमने क्या किया है, प्योर परफ्यूम, मतलब कि सॉल्वेंट, उसमें अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसमें सॉल्यूशन है, मतलब क्या मतलब, उस परफ्यूम में मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं, अब वो सॉल्यूशन बन गया है, अब वो सॉल्वेंट तो नहीं रहा, तो अब मैंने उसको स्प्रे किया। ठीक है, दोनों के सेम नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने स्प्रे किए, मान लो मैंने यहाँ पे 1000 पार्टिकल स्प्रे किए, तो इनके भी 1000 ही पार्टिकल स्प्रे किए। नापा कैसे, ये मत पूछो कि कैसे नापा आपने 1000, उसको छोड़ो, अभी एक हाइपोथेटिकल केस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पर छिड़का और जो सॉल्यूशन हमने जो यहाँ पे स्प्रे किया और सॉल्वेंट स्प्रे किया, उन दोनों को जब हम स्प्रे करने के बाद जब हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तब जब देखेंगे हम इसको कि ये मूव कर रहा है, ये भी मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर कम है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यहाँ डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यहाँ तक तो समझ आता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि मूव करेगा या नहीं, क्योंकि वो तो मूव करेगा, ये तो हमको मालूम है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन जल्दी मूव करेगा और कौन देर में मूव करेगा। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कुछ, कि कौन जल्दी मूव करेगा और कौन देर में मूव करेगा। तो इसको समझते हैं होगा क्या। देखो, मान लो सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है टी टाइम में, ठीक है। टी टाइम में वो पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे कमरे में, ठीक है। 0 पे हमने छिड़का था, टी इजिकल टू 0 पे, टी इजिकल टू टी पे ये पूरे के पूरे कमरे में इवनली फैल गया, ठीक है। सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, क्या ये टाइम टी ही रहेगा या फिर टी से कम में ही ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर टी से ज़्यादा लगेगा टाइम इसको, ये हमको निकालना है। हमको नहीं मालूम क्या होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है।
देखो, हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, जो सॉल्यूट डाला है उसमें और सॉल्वेंट में कुछ इंटरेक्शन है। मतलब क्या है, सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th में एक चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं। एक बनता है एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो सॉल्वेंट है उसके प्रति सॉल्यूट की कुछ अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्यूट ऐसा नहीं है, वाटर और ऑयल नहीं है जो बिल्कुल आपस में रिपेल कर रहे हैं, एक लेयर बना देते हैं अलग, ऐसा नहीं है। इवनली मिक्स हो गया है, एक अच्छा खासा सॉल्यूशन बन गया है जो इन दोनों को मिला करके बना है। और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के प्रति कुछ अट्रैक्शन है, मतलब कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये देखो ध्यान से, आराम से समझ आ जाएगा। हमको क्या निकालना है कि ये कितना जल्दी फैला। अब जी, ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है, मान लो ये पानी है, ब्लू कलर का ये पानी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो पानी की बात नहीं हो रही है, चलो ठीक है, ये परफ्यूम का पार्टिकल है जो सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्यूट। ये इसको पकड़ करके रख रहा है, मतलब कि अट्रैक्शन दे रहा है। तो ये जो ये स्पीड v से जाना चाहिए था दूसरी डायरेक्शन में, मतलब कि कमरे की और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, क्या वो उतनी स्पीड से जा पाएगा? सोचो खुद। मतलब वो जाना चाह रहा था इधर, पर सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, तो वो उसको रोकेंगे। समझ आ रहा है कुछ? नहीं आया? तो देखो ध्यान से सुनो, ये जो आपके जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं जो कि सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सॉल्वेंट अगर पहले इनिशियली जब सॉल्यूट नहीं था तो ऐसे करके फटाफट चले जाता था। अब सॉल्यूशन की वजह से सॉल्वेंट उसको, जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो अब उतना तेज़ी से नहीं जा पाएगा दूसरी जगह। इसलिए इसको, इस वाले केस में इसको टी टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट होने से। डिस्ट्रीब्यूट होने में टी टाइम से ज़्यादा लगेगा, मतलब कि ग्रेटर देन टी। हो सकता है 2t या हो सकता है 3t, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इतना समझ आया? तो अब जो केस है इसको देखते हैं ध्यान से, ये समझ आना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। क्या हुआ, डिफ्यूज़न प्रेशर का डिफरेंस आया था इन दोनों में। इन दोनों में भी कोई ना कोई डिफरेंस आया था। मान लो कि इन दोनों का डिफरेंस था d1, कमरे का और इस प्योर का डिफरेंस था, मतलब कि इसका और इसका माइनस कर दिया तो आया d1, इसका माइनस कर दिया तो आया d2। तो dpd क्या है, d1 माइनस d2। डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा जल्दी से जल्दी मूव करेगा, डिफरेंस जितना कम होगा उतना कम से कम मूव करेगा, मतलब कि ज़्यादा टाइम लगाएगा मूव करने में। समझाया? मतलब यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा था d1, इसलिए हमने d1 में से d2 को माइनस कर दिया। और d2 कम है, डिफरेंस दोनों में कम रहा तभी तो इसको ज़्यादा टाइम लगा था फैलने में। अगर डिफरेंस दोनों में ज़्यादा होता प्रेशर का, इधर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता, इधर बहुत कम, मतलब कि लो प्रेशर होता, तो जल्दी से मूव कर जाता। तो ये डिफरेंस कम हो गया था और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा था, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस का जो आया उसी को बोलते हैं dpd। कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा देखना समझ आ जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई ना, क्यों कमी आई? सॉल्यूट के एडिशन से कमी आई, यही लिखा है। अब डेफिनेशन देखो, अब शायद समझ आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर, यहाँ पे d1 था, यहाँ पे d2 रहा, जो कि d2 कम हो गया d1 से, मतलब कि d1 ग्रेटर देन d2 ऑफ अ सब्सटेंस ओवर इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट्स के कंपैरिजन में कितना कमी आया, प्योर स्टेट के कंपैरिजन में कितना का कमी आया डिफरेंस, उसी को बोलते हैं डीपीडी। ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब ये क्या हुआ, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अभी हम परफ्यूम की असम्पशन कर रहे थे, अगर आप वहाँ पे पानी के ले लोगे, मान लो सॉल्वेंट आपका पानी था, तो क्या होगा, सॉल्यूट पानी को अट्रैक्ट करेगा, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा था ना, अब वो पानी को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी पानी के अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट ने अपने जो सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे पानी है, तो पानी को अटैक किया तो एक लेयर बना देगा आसपास अपने पानी की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन हो गया। तो हाइड्रेशन की वजह से कमी आया ना प्रेशर में, उसी कमी को क्या बोलते हैं, डीपीडी। कितना कमी आया है। अब ये डेफिनेशन तो बहुत मतलब ईजी तो नहीं है, ऑफकोर्स समझ आ जाएगी, पर इसका पेपर में एप्लीकेशन हम ऐसे तो नहीं करेंगे। पेपर में कैसे आएगा इसको देखते हैं। तो डीपीडी को आप समझो प्यास,
थ्रस्ट, ठीक है, प्यास, प्यास जो होती है ना, डीपीडी। अब कैसे, अच्छा एक चीज़ था जो मैं टॉपिक भूल गया इसमें समझाना, वो क्या था, हाँ ठीक है। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्रिगर प्रेशर मैंने बताया था, प्रोटोप्लाज्म अगर सेल वॉल पे लगाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर, और सेल वॉल अगर प्रोटोप्लाज्म में लगाता है तो उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। अगर जितना प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे लगा रहा है उतना ही सेल वॉल उस पे लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, ये तब होगा जब वॉल से प्रोटोप्लाज्म जो है वो टच हो। देखो नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है, जब हम ज़मीन पे खड़े होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन लगती है। ज़मीन से जब हम उठ जाते हैं तब भी mg जो कि ग्रेविटी है वो नीचे लग रही होती है, पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो कि यहाँ पे डब्बा है, मान लो डब्बा, डब्बा यहाँ पे टिका हुआ है इसके साथ ज़मीन पे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, नीचे लगेगा mg। अब डब्बा ऊपर है, उसको हमने ऊपर फेंक दिया तो नीचे तो अभी भी mg लगेगा, ऊपर से छोड़ा है पर n जीरो है। तो मतलब जब सरफेस का कांटेक्ट आएगा तो वॉल प्रेशर आएगा, अदरवाइज टर्गर प्रेशर तो रहेगा हमेशा, जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। वॉल प्रेशर या तो होगा या तो नहीं होगा। तो होगा कब, जब इन दोनों में टच हो रखा है। मतलब कब कब टच होता है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कंडीशन में, क्योंकि फ्लैसिड वाले में तो टर्गर प्रेशर जीरो होता है, तो वॉल प्रेशर का कोई सवाल ही नहीं रहा, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। मतलब कि जो टर्जिड कंडीशन में या तो फिर फ्लैसिड कंडीशन, सॉरी प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में। तो प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में क्या होगा, टर्गर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिविटी को छोड़ो, अभी पहले ये समझो कि वॉल से अटैचमेंट छूट गया है, अब वॉल से अटैच नहीं है तो वॉल प्रेशर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट वाले कंडीशन में क्या होगा, ये वॉल को पुश कर रहा होगा, मतलब चिपका होगा उसके साथ, और तब पुश कर रहा होगा, तो मतलब वॉल प्रेशर भी उतना ही होगा जितना टारगेट प्रेशर होगा। तो ये बात समझ आनी चाहिए कि जो टारगेट प्रेशर है वो टारगेट प्रेशर है पर जो वॉल प्रेशर है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके साथ साथ लगता है, पर वो कब लगेगा, जब जब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कांटेक्ट हो। अगर कांटेक्ट छूट गया तो जीरो, यहाँ पे भी कांटेक्ट छूटा हुआ है तो भी जीरो। क्या, वॉल प्रेशर, टारगेट प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव है, जीरो है या पॉजिटिव है, यहाँ पे वॉल प्रेशर नेगेटिव है, क्योंकि अगर टारगेट प्रेशर को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वॉल प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो फ्लैसिड कंडीशन में टारगेट प्रेशर जीरो तो वॉल प्रेशर जीरो। यहाँ पे टारगेट प्रेशर नेगेटिव पर अभी भी वॉल प्रेशर जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, ये दोनों दूर दूर है, तो दूर दूर में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगती, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, पहले होता क्या है ये देखो। डीपीडी को असली में प्यास होता है, थ्रस्ट। कैसे थ्रस्ट, देखो अच्छा डीपीडी अगर जितना ज़्यादा होगा, सोचो एक बार, एक सॉल्यूशन है कोई जिसका डीपीडी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब प्योर होता तो बहुत जल्दी फैलता, पर क्योंकि ये बहुत कम है तो बहुत धीरे धीरे दूर जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर पानी का केस लूँ मैं, ठीक है, पानी का केस लेते हैं हम इसको, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है प्योर, और ये मान लो शुगर सॉल्यूशन, क्या है ये, शुगर सॉल्यूशन को मैंने स्प्रे किया है ये रूम में, और ये क्या है, पानी के मॉलिक्यूल, वाटर, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, वाटर प्लस शुगर, जिसको हम बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। तो वाटर प्लस शुगर के केस में क्या होगा, शुगर वाटर को अटैक्ट करेगा, और वाटर के आसपास मतलब कि जो शुगर का मॉलिक्यूल होगा, शुगर, ठीक है, चीनी, वो पानी को अटैक्ट करेगा और अपने आसपास ऐसे रख लेगा, मतलब उनको दूर नहीं जाने देगा, उसको पकड़ करके रखेगा अपने पास। तो पकड़ करके रखेगा तो पानी दूर नहीं जा पाएगा। अच्छा ये मुझे बताओ कि पानी जब दूर नहीं जा पाएगा तो उसमें प्रेशर में कमी आ गई, बहुत कमी आ गई, है ना। इसी को बोला था हमने डीपीडी। यहाँ पे आराम से चला जा रहा था, यहाँ पे ये जो शुगर का पार्टिकल था वो पानी को अटैक्ट कर रहा था, जिस वजह से पानी जो है वो खुल करके आज़ाद नहीं था। चलो ठीक है, इतना तो समझ आता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या पानी की कमी किस में ज़्यादा है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि पानी की कमी किस में ज़्यादा है, या पानी की कमी किस में आपको ज़्यादा दिखाई देगी, तो कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे पानी अच्छी तरीके से पूरी जगह मूव कर गए थे, यहाँ पे सॉल्यूट ने कुछ पकड़ लिए हैं पानी,
दूसरा सॉल्यूट का पार्टिकल होगा शुगर का पार्टिकल, उसने भी कुछ पानी को पकड़ लिया होगा अपने आसपास, तो पानी यहाँ पर कम हो गया। तो जिसका डीपीडी जितना ज़्यादा होगा, डीपीडी मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि प्योर का मान लो D1 है और इसका बहुत ही ज़्यादा, इसका बहुत ही कम है, तो D1 माइनस D2 जो है अगर वो बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि D2 बहुत कम है। D1 माइनस D2 बहुत ज़्यादा आया, मतलब डीपीडी बहुत ज़्यादा आया। तो डीपीडी ज़्यादा का क्या मतलब है कि D2 बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ पे पार्टिकल इतने ज़्यादा होने के बावजूद रूम के पार्टिकल जो कि दूर दूर हैं उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत कम है। क्यों डिफरेंस बहुत कम है? क्योंकि इसने भैया पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा हुआ है, जिस वजह से वो प्रेशर में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, आगे जा ही नहीं पा रहे। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो पानी की कमी इसमें ज़्यादा है, तो डीपीडी जिसका ज़्यादा, पानी की कमी वहाँ ज़्यादा। नहीं भी समझ आ रहा तो याद कर लो, डीपीडी मतलब प्यास, प्यास होती है ना, जैसे प्यास लगती है, तो डीपीडी अगर ज़्यादा कर दोगे तो प्यास जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, प्यास का क्या मतलब है? पानी को देखो, अब इसको ध्यान से, डीपीडी का एक फॉर्मूला होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। कैसे होता है ये बताया, तो याद रखने वाला पॉइंट है, समझा देता हूँ कि होता कैसे। डीपीडी होता क्या है, पहले ये समझो, प्यास है ना, ये तो समझ आया, थ्रस्ट होता है। तो अच्छा चलो ये बताओ कि डीपीडी अगर प्यास है तो जब आदमी प्यासा होता है तो पानी को अंदर लेना चाहेगा या बाहर धकेलना चाहेगा? सिंपल है, जिस चीज़ की भी प्यास होती है, किसी भी चीज़ की, किसी भी आदमी को किसी भी चीज़ की प्यास होती है तो उसका मतलब ये है कि वो उसको चाह रहा है, तो उसको वो बाहर नहीं ढकेलेगा, उसको वो पास लाएगा। तो डीपीडी क्या चाहता है कि जो पानी है, यहाँ पे हम पानी की केस की बात करें, पानी अंदर आए, ठीक है, वैसे लिख देता हूँ अभी, अंदर लाना चाहता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का तो चलो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। टर्गर प्रेशर का बताओ, टर्गर प्रेशर क्या होता है? पानी को बाहर ढकेलना चाहता था, याद है? अभी तो बताया था ना, पानी को ये जो है, अगर प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसके बीच में जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बाहर चले जाएंगे। तो टर्गर प्रेशर क्या करना चाहता है? पानी को पॉजिटिव की केस में टर्गर प्रेशर अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो टर्गर प्रेशर क्या करना चाहता है? पानी को बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, तो और पानी को अंदर लाना चाहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कैसे? देखो मैंने बताया था पिछली बार, ये भी पानी को अंदर लाना चाहता है। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, अगर अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने का क्या मतलब कि अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है अंदर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर ज़्यादा है मतलब कि वो पानी को अंदर लाना चाहता है। सॉल्यूट की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा, बाहर कम, तो पानी बाहर से अंदर आएगा। लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन आता है पानी, तो पानी अंदर आ रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो पानी को अंदर लाना चाहेगा। ये होता है ऐसा। ठीक है, मैंने बताया था पहले। तो ये डीपीडी क्या होता है, ये हमको बताता है कि पानी सेल के अंदर कितना आना चाहता है, नेट कितना आना चाहता है। टर्गर प्रेशर पानी को बाहर निकालना चाहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर लाना चाहता है। तो नेट क्या आया? नेट जो आया उसी को बोलते हैं डीपीडी। हम ओपी से पूरे सेल के बारे में नहीं बात कर सकते, हम टर्गर प्रेशर पढ़ करके पूरे सेल के बारे में नहीं बात कर सकते कि सेल में ये हो रहा होगा, सेल पानी लेना चाहता है, नहीं पानी देना चाहता है, ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक टर्गर प्रेशर है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर लाना चाहता है, टर्गर प्रेशर वॉल पे फोर्स लगा करके पानी को ढकेल रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो नेट कितना पानी अंदर आया? नेट कितना पानी अंदर आया? ओपी माइनस टीपी। जितना अंदर आना चाहता है माइनस बाहर वाला कर दो, बाहर वाले को माइनस कर दो, आ जाएगा नेट। मान लो अंदर आना चाहता है पानी के मॉलिक्यूल को, ओपी जो है वो अंदर लाना चाहता है 5, मतलब कि 5 पानी अंदर आएंगे। मान लो 5 लीटर कुछ नहीं, 5 पानी के अंदर आ रहे हैं। और टर्गर प्रेशर क्या कर रहा है? 3 पानी को बाहर निकाल रहा है। तो 3 पानी को बाहर निकल रहा है, तो नेट अंदर कितने पानी आए? 5 अंदर आए, 3 बाहर गए, नेट कितने आए? 2। क्या किया आपने? 5 में से 3 को घटा दिया, उसी को तो बोलते हैं डीपीडी।
ठीक है। अब मानो एक केस तो ये था 5 या 3 का, एक केस है 10 और 3 का, मतलब कि 10 पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, 3 बाहर जा रहे हैं। तो इसका कितना आया नेट, कितने अंदर आ रहे हैं 7, इसका 7 आया ना डीपीडी। मुझे ये बताओ पानी किसके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, इसके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। पानी किसके अंदर ज़्यादा आएंगे, जिसके पास ज़्यादा प्यास होगी, जिसके पास ज़्यादा प्यास होगी वही तो ज़्यादा पानी पिएगा ना। तो ये ज़्यादा पानी पी रहा है तो इसका प्यास ज़्यादा, डीपीडी ज़्यादा। तो डीपीडी को प्यास से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप प्यास याद रखना कि डीपीडी का क्या मतलब है, कि कितना पानी चाहता है वो। ठीक है, प्यास, भूख उसकी। तो ये समझ आ गया होगा डीपीडी का फॉर्मूला, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब होगा क्या कि मान लो, मानना क्या है, जान लो, टर्गर प्रेशर पॉजिटिव मान रहे थे इस केस में हम। टर्गर प्रेशर जब पॉजिटिव होता है तो वो पानी को बाहर निकालता है, और जब टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है तो वो पानी को अंदर लाना चाहता है। हमने पढ़ा था अंडर टेंशन आ जाता है फिर पानी, है ना। ये जब फोर्स लगाता है अंदर की तरफ, जब टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है तो वो पानी को अंदर लाना चाहता है, तो पानी को अंदर लाना चाहेगा। तो हुआ क्या, एक बार टर्गर प्रेशर को यहाँ पे नेगेटिव रखो, देखो फिर इक्वेशन क्या बनती है। डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ऑफ माइनस टी पी। टर्गर प्रेशर अब नेगेटिव हो गया तो माइनस ऑफ माइनस मतलब पॉजिटिव, ये भी अंदर आना चाहता है, ये भी अंदर आना चाहता है, तो नेट कितना है, दोनों का एडिशन। सही तो है, फार्मूला सही है मतलब, है ना। तो फार्मूला सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, बंदे रट के चले जाते हैं डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी, ये तक नहीं मालूम होता ओ पी ऑस्मोटिक पोटेंशियल है या ऑस्मोटिक प्रेशर है। पेपर में इन दोनों में टर्म्स में कन्फ्यूज़ कर देगा, बस उड़ गए तोते। वॉल प्रेशर दे देगा आपको, टर्गर प्रेशर के बारे में नहीं मालूम होगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन में देता है, फॉर एग्जांपल मैं खुद ही बना लेता हूँ क्वेश्चन, आपको निकालना है डीपीडी, मतलब कि नेट पानी कितना अंदर आया, दिमाग में बैठा होना चाहिए। नेट डीपीडी क्या है, प्यास, कितना पानी अंदर आया। ठीक है, नेट पानी कितना अंदर आया, और आपको दिया है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है आपको 5, मान लेते हैं 5। 5 वैसे तो प्रेशर की यूनिट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर होगा तो 5 एटीएम में मान लो। और आपको दिया है वॉल प्रेशर 10 एटीएम। तो इसको क्या समझो, 5 एटीएम ओटीएम को छोड़ो, ऐसा समझो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल पहले एक बात तो होता क्या है, मैंने बताया था ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो पानी को अंदर लाना चाहता था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पानी को बाहर लाना चाहता है, मतलब बाहर फेंकना चाहता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल असली में 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ मैं इसको ढंग से समझा दूंगा, अभी समझ लो टिकाने के लिए कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर लाना चाहता है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल पानी को बाहर लाना चाहता होगा, बाहर दे रहा होगा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल पानी को बाहर ला रहा है, मतलब बाहर दे रहा है, तो बाहर वाले कितने हैं, बाहर वाला ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर होता तो वो पानी को अंदर लाना चाहता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर लाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पानी को बाहर ढकेलता है। तो बाहर कितने गए, 5। अच्छा ये बताओ अंदर कितने हैं, वॉल प्रेशर है 10, टर्गर प्रेशर पानी को बाहर ढकेलता है, सेल से बाहर ढकेलता है। वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के अपोजिट लगता है, ये हमने देखा था ना, वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के अपोजिट लगता है। तो अगर टर्गर प्रेशर पानी को ढकेल रहा है बाहर तो वॉल प्रेशर उसको अंदर लाएगा। तो वॉल प्रेशर अगर 10 दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि अंदर कितने आए, 10। तो नेट अंदर कितने आए, 5। ठीक है, आंसर आ गया। अब इसको एक बार फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, तो डीपीजी क्या हो गया, ओपी माइनस टीपी, ये हमने पढ़ा है। अगर इतना भी याद करते हो तो देखो कैसे प्रोसीड करोगे इसको। ओपी क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है 5, मतलब कि -5। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है तो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे माइनस टीपी है। टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है वॉल प्रेशर के, तो मतलब -10, मतलब कि -5 + 10 = +5। ये तो आंसर है, +5। सेम है। तो फॉर्मूले याद करना है कर लो, अगर दिमाग नहीं लगा सकते तो फॉर्मूला याद कर लो।
और दिमाग थोड़ा लगा सकते हो तो मतलब फॉर्मूले तो ठीक है, याद करना ज़रूरी है, इतना ये अंदर बाहर नहीं करोगे, पर इन डेप्थ क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या बात हो रही है। ठीक है, डीपीडी सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है इसका, समझ आना चाहिए कि मतलब क्या है इसका। अब देखो डीपीडी का एक फार्मूला है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस सीपी, यह भी हम देख रहे थे। इसको क्या करो, जैसे कि हमने देखा था ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को ढंग से नहीं नापा जा सकता था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अच्छे से नापा जा सकता था क्योंकि उसमें डाइल्यूशन नहीं होता। ऑस्मोटिक पोटेंशियल के केस में पानी का मूवमेंट जीरो हो जाता है, नेट ऑस्मोसिस जीरो हो जाता है। उस मोमेंट पे पानी जो मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल से डिराइव होता है, तो उस केस में आंसर अच्छा आता था। तो हम क्या करते हैं, ये हमने कहा कि भैया इसको नापना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसको कैसा करो, इस इक्वेशन को नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव ऑफ डीपीडी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ टर्गर प्रेशर। इस नेगेटिव ऑफ डीपीडी को बोलते हैं फाई डब्ल्यू। इस नेगेटिव ऑफ ओपी, नेगेटिव ऑफ ओपी मतलब, ओपी मतलब क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेगेटिव ले लिया आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव लिया आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो क्या आएगा आपके पास, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। उसी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बोलते हैं फाई एस। प्लस इस टर्गर प्रेशर को,